हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप 10वीं के छात्र हैं और अभी तक सोए हुए हैं? तो जाग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है आपके करीब और फटाफट से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे एक चैनल है अमित गौरव एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एजी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो एग्ज़ाम में आने वाला है और 2026 के एग्ज़ाम में आएगा ही, वही चीज़ें दिया जाएगा। जैसे इस वीडियो में हम लोग अभी तक बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के लिए, जैव प्रक्रम के लिए इसका फर्स्ट वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव किया था। कितना किया था? 50 ऑब्जेक्टिव उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग 50 के आगे से लेकर के 128 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना क्वेश्चन? 128 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए और फटाफट हमारे साथ जुड़ करके एग्ज़ाम में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो इसी दो वीडियो से रहेगा। जैव प्रक्रम चैप्टर का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन रहेगा तो वो यही 2 वीडियो से रहेगा जो आपके सामने हम लेकर के आए हैं। तो पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जा करके देखिए, उसके बाद आइए इस वीडियो में। पहला वीडियो में इस क्वेश्चन तक हम लोग ने क्वेश्चन को कर लिया था, जिस क्वेश्चन में कह रहा है, आ जाइए पीछे, एक बार और करवा देते हैं, आ जाइए। यहाँ तक हम लोगों ने पिछला वीडियो में कर लिया था, जिसमें कह रहा है कि क्रमाकुंचन गति पाई जाती है किसमें? कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। वहां पे हम आपको बताए थे इस बात को कि क्रमाकुंचन जो है किसमें की जाती है? ग्रास नली में। किसमें? ग्रास नली में। बताए थे या नहीं? बिल्कुल बताए थे। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगर यहाँ तक आप देख लिए होंगे तो हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें एडीपी के टूटने से कितने जूल कितने किलो जूल मोल कितने किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा मुक्त होती है? कितने किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा मुक्त होती है? याद है आपको? हाँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो जा करके लॉन्ग वाला वीडियो देख करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको सारा चीज़ यहीं पे मिल जाएगा। हमारा कह दीजिएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। याद रहेगा? अगर ये याद रहेगा तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है, क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है यह क्रिया? जो पाइरुवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब कि आप खुद को चेक कीजिए, हमारे पास आ करके आप खुद को चेक कीजिए कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव पता है, नहीं पता है, देख करके याद कीजिए और दोबारा देखिए और दोबारा आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आप सच दे पाते हैं या नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इसका आंसर क्या होगा? वायबीए की अवायबीय? बोलिएगा। बिल्कुल अवायबीय। किस प्रकार के? अवायबीय। हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी। अवायबीय। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसका? एटीपी का। किसका? एटीपी का। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होता है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। मछली कहाँ से श्वास लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है, 2024 में पूछा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कहाँ से लेता है मछली सांस? गिल्स से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, तिलचट्टा में कितने जोड़े सांस रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में जो श्वास रंध्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े? जोड़े याद रखिएगा, कितने जोड़े। ठीक है, टोटल नहीं पूछा, कितना जोड़ा? 10 जोड़ा यानी 20। याद रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, सफर लंबा है तो हम लोग जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा। क्या है? CO2 H2O प्लस ऊर्जा। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन कहाँ से होता है?
कहाँ से होता है? जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से भी होता है, या तीनों से होता है, या एक से होता है? कहाँ से होता है? कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। बताइए। पौधों में शोषण होता है, कहाँ से होता है? जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 59, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। इन चारों में से कौन सा बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा है? याद रखिएगा, निमोनिया जो होता है ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया और मलेरिया और मधुमेह को श्वसन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, या फिर गोल्गी हाँ हाँ गोल्गी कम्प्लेक्स में। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, या गोल्गी कम्प्लेक्स में कहाँ होता है? जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोशिका द्रव में, या फिर गोल्गी कम्प्लेक्स में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे जी? हाँ, बताइए कहाँ होता है? याद रखिएगा, कोशिका द्रव में होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? कौन सा पौधा में रंध्र होता ही नहीं है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो याद रखना है, हाइड्रिला में। किसमें? हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। बताइए, वायवीय में, अवायवीय में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? कौन से श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा कौन से श्वसन में मुक्त होती है? जो बताइए, जो बताइए, आप जो बताइए। किसमें होता है? वायवीय में कि अवायवीय में? इसका कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। 62 का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, बताइए क्या होगा। किसमें होता है? श्वसन में अधिक ऊर्जा वायवीय में मुक्त होता है। किसमें होता है? वायवीय में। 62 के बाद 63 देखिए। कह रहा है किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। किण्वन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, या इनमें से कोई नहीं? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, या इनमें से कोई नहीं? किसमें पाया जाता है? जो बताइए। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में। किसमें? किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में पाया जाता है। हमारा आंसर नंबर बी था। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है? बताइए, हाइड्रा का, या फिर स्टारफिश का, या कॉकरोच का, या पाइला का? किसका है? कॉकरोच का है। ट्रैकिया जो है किसका श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का है। ट्रैकिया श्वसन अंग किसका है? कॉकरोच का। या फिर घुमा करके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? तो बोलिएगा ट्रैकिया। क्या बोलिएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? देखिए, पूछ दिया कॉकरोच का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? बताइए। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर क्या होगा? कौन सा मुक्त होता है? CO2। कौन सा गैस मुक्त होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 65 के बाद 66 को देखिए। कह रहा है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या मुक्त होता है? जो बताइए। 66 का आंसर क्या होगा? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, या सभी मुक्त होता है? तो याद रखिएगा, CO2 भी होता है, ऊर्जा भी होता है, और H2O यानी जल भी होता है। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन। ATP का विस्तारित रूप है। ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, एडिनिन ट्रांसफॉस्फेट, या फिर एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट, या फिर एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट? क्या है एटीपी का पूरा नाम? बताइए तो। एटीपी का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रहेगा। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय एवं बाष्पों का विनिमय, पोषण, भोजन का परिवहन। रंध्रों का काम क्या है? जो बताइए। रंध्रों का काम है, रंध्रों का काम है गैसों का विनिमय एवं वाष्पों का विनिमय। 68 के बाद 69। मनुष्य में नासिक छिद्र लैरिक्स ट्रैकिया जो है तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? मतलब कि उत्सर्जन तंत्र बनता है। लेकिन जैसे ही कह रहा है क्या, लैरिक्स, नासिक छिद्र, ट्रैकिया और फेफड़ा, तो ये जनन तंत्र होगा कि पाचन तंत्र होगा कि श्वसन तंत्र होगा? सोचने वाला बातें न है, फटाक से आप डी बोलिएगा। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? 69 का क्या हो जाएगा? डी। देखो ना जी, उधर उधर मत देखो, इधर देखो तुम। नासिक छिद्र, इससे काम क्या होता है? इससे हम लोग उत्सर्जन करते हैं, जनन तो पाचन करते हैं ना, क्या करते हैं? शोषण करते हैं। सोचना है इसमें, सोचना है तो गधा है तुम, मत सोचो। 70 देखो। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है? किसको हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं? प्रोटीन को, ग्लूकोज को, वसा को?
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 70 का बताइए क्या होगा। तो हम लोग कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? इसका फुल फॉर्म याद है? ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म याद है इसका? ट्राइफॉस्फेट जो बोलते हैं। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आंसर हो जाएगा ट्राई 3। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी के लिए, अगर किसी को जल्दी लग रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर कराएं, ताकि आप छोटा वीडियो में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर कर लें और आपको परेशानी ना हो। मानव हृदय का औसत कुंचलन कितना mmHg होता है? 120, 150, 90 क्या होता है? हम आपको बोल देते हैं कि 150 नहीं होगा, तो बताइए 90 होगा कि 120 होगा? 72 का आंसर क्या होगा? तो आप भी कहिएगा क्या बात कर रहे हैं मार्ट साहब, 120 होगा कहिएगा ना। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। वाष्पोत्सर्जन जो है जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है, फूल में होता है। कहाँ होता है वाष्पोत्सर्जन? तो कहिएगा कि पत्ता में होता है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्ता में होता है। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। नेक्स्ट है हमारा 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घेंघा में, ऊँट में। ऊँट में नहीं पाया जाएगा, मनुष्य में भी नहीं। अब बताइए, ऊँट और मनुष्य को हम कट कर देते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम आ गया, 74 75 भी। हाँ बताओ 75 का आंसर बताओ। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? हम बता देते हैं आपको एक बात। कौन सा बात? कि ऊँट में नहीं होगा, मनुष्य में नहीं होगा। कॉकरोच और घेंघा में क्या होगा? 75 का आंसर बताओ। कॉकरोच और घेंघा में क्या होगा? कोई दिक्कत? कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आप कि रक्त का थक्का बनना सहायक होता है। 24 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत कोशिका या रक्त बिंब? कौन सहायक होता है बताइए? तो 76 का आंसर, 76 का क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा हमारे पास सी, रक्त बिंबा। कौन सहायक होता है? रक्त बिंबा सहायक होता है। 76 नंबर क्वेश्चन अगर आप बना लिए हैं तो 77 को देखिए और आंसर कमेंट में फेंके मारिए। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। कोशिकीय शैवाल में कह रहा है कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, या फिर अवशोषण के द्वारा, या फिर रसारोहण के द्वारा? किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? कमेंट में फेंक के मारिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है? पादप में जाइलम का काम क्या है? जल का वाहन है कि भोजन का पाचन है कि अमीनों का अम्ल का वाहन है कि ऑक्सीकरण का वाहन है? बताइए 78 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। पादप में जाइलम का काम है जल का वाहन। किसका क्या काम है? जल का वाहन। 78 के बाद 79। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, या इनमें से कोई नहीं? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कमेंट में बताइए। कहाँ होता है? रंध्र में। कहाँ होता है? रंध्र में। 79 हो गया। 80 को देखिए। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी? हृदय से जो है रक्त को रुधिर का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? नीले के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नीले के द्वारा। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? 2018 में पूछा गया है कि रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त के थक्का बनाकर, कौन? WBC का काम है कि RBC का काम है? इसका आंसर आप शायद बता सकते हैं। प्लेटलेट्स नहीं होगा, लसिका नहीं होगा। बताओ WBC होगा, लाल रक्त कोशिका होगा कि श्वेत रक्त होगा? 81 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारो। क्या होगा जी? किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। किसका काम है? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों को स्राव के मार्ग पे थक्का बनाता है? किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट्स घट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm? समान अनुशीतलन में रक्तदाब कितना होता है? हाँ कितना होता है? 80 mm। समान अनुशीतलन में कितना होता है? 80 mm होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है?
रुधिर का कौन सा स्राव जो है, कौन सा स्राव जो है रुधिर का रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, कौन सा स्राव? तो आपको याद रखना है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा 83 का आंसर? किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। स्टोमेटा में के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? स्टोमेटा खुलता बनता है, ये कौन करता है? द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नालिकाएं या मूलरंध्र, कौन करता है? 2020 में पूछा गया है। 84 का आंसर बताओ, 84 का आंसर बताओ कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। अगर 84 आप बना लिए हैं, 84 का सही बताएं तो 85 का बताइए। 2024 में और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? हेल, चूहा, हाथी, आदमी, किसका होता है? किसका होता है? व्हेल था यहाँ पे, ठीक है ना, आदमी। चूहा का होता है, किसका होता है? सबसे तेज धड़कन जो धड़कता है वो किसका धड़कता है? चूहा का धड़कता है। इन कंपैरिजन ऑफ हाथी, आदमी एंड व्हेल, चूहा। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बन डाइहाइड्रेट परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कौन करता है? बताइए। ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है कि फ्रक्टोज के रूप में होता है कि लैक्टोज के रूप में होता है कि सुक्रोज के रूप में होता है? 86 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। क्या होगा? सुक्रोज के रूप में होता है। कैसे होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एकाकोशिकीय पौधा में। चालनी नालिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एकाकोशिकीय पौधा में। कहाँ पाया जाता है चालनी नालिका? बताइए 87 का आंसर क्या होगा? 87 का क्या होगा? फ्लोएम में। क्या होगा? फ्लोएम में। 87 के बाद 88 देखिए। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कहाँ कितना होता है? 180, 80, 220। हम बताते हैं 100 से 150 के बीच में होगा। बताओ कौन सा आंसर होगा? 100 से 150 के बीच में कौन सा आंसर होगा? हाँ, 120 दिन। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन होता है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या फिर फ्लोएम जाइलम दोनों? दोनों में से कौन संवहक ऊतक है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम भी जाइलम भी, यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बी और सी दोनों। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। रक्त क्या है? 2021 में पूछा गया। ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं? पदार्थ तो होगा नहीं। बताओ कोशिका है कि ऊतक है? रक्त क्या है? रक्त जो है ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक। 90 अगर बना लिए हैं तो 91 का आंसर बताइए कि मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? बताइए। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? याद रखिएगा किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। 91 का आंसर ए। 91 का आंसर ए। 92 को देखिए। कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन या 4 महीना से अधिक। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन अवधि होता है कितना होता है जो पूछ रहा है। 92 का आंसर क्या होगा? बताइए तो। 92 का ये हो जाएगा 12 से 20 दिन। डब्ल्यूबीसी का 1220 दिन, आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन, आरबीसी का 120 दिन। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य। हीमोग्लोबिन किसमें नहीं होता है? बताइए। 93 का आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन किसमें नहीं होता है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? मक्खी में। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पोलिया, एनीमिया, डायरिया। तो याद रखा है एनीमिया होता है। कौन सा होता है? मधुमेह। हीमोग्लोबिन की कमी से ना मधुमेह होता है, ना पीलिया होता है, ना डायरिया होता है, एनीमिया होता है। 94 अगर आप बना पाए हैं तो 95 का आंसर करने फेंक के मारिए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा या फिर वृषण के द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा होता है। 95 हो गया। 96 को देखिए। कह रहा है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व। गार्ड कोशिका जो होता है उसका कौन सा भित्ति जो है मोटा होता है? तो ये भीतरी। कौन सा? भीतरी। कौन सा? भीतरी मोटा होता है। 97 कह रहा है, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए ये हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है एग्जाम करीब है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप साल भर पढ़े होंगे तब यहाँ से पढ़िएगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हम रियल बात बता देते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं और चाहिएगा हम ये जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसके अनुसार आप आंसर दे पाए तो नहीं दे पाइएगा। हम ये ऑब्जेक्टिव सीरीज
उन स्टूडेंट्स के लिए करवा रहे हैं जो पढ़े हैं, पढ़ने में ठीक ठाक है, ध्यान देते हैं, और उनको बस ऑब्जेक्टिव का सोर्स चाहिए, एकदम एग्जैक्ट सोर्स चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कर सके। और उन स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं जो ज़्यादा माथा दर्द नहीं लेना चाहते हैं कि इतनी ऑब्जेक्टिव करे इतनी मार, बस यही दो स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं। कोई स्टूडेंट चाहता है कि एकदम गहराई से हर एक चीज़ पढ़ें, उसके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, हम गहराई से बिल्कुल अभी नहीं करवा रहे हैं। कोई स्टूडेंट चाह रहा है हर एक चीज़ को एकदम समझा के करवाएं, वो भी बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं। हम दो तरह के स्टूडेंट्स को के लिए ये ऑब्जेक्टिव सीरीज करवा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज साफ बोल देते हैं, हम दो तरह के स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं। पहला वो स्टूडेंट जो साल भर एकदम गर्दा उड़ा के पढ़े हैं, हर एक चीज़ उनको पता है, बस उनको ऑब्जेक्टिव का सोर्स चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव बहुत है ना तो कितना याद करेगा, तो एक मतलब चाहिए लिमिट में कि हमको इतना में ही आ जाए, वो वैसा स्टूडेंट है, उसके लिए करवा रहे हैं कि इतना कर लो, इससे बाहर नहीं रहेगा। एक और स्टूडेंट वैसे जिनको माथा के दर्द नहीं लेना है, फिक्स, उनको हर एक ऑब्जेक्टिव फिक्स चाहिए कि इतना में आ जाए, तो उसके लिए है कि जैव प्रक्रम से अगर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो मेरा यही 2 वीडियो से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्लियर बता देते हैं, इसलिए कम समय में हम ज़्यादा करवा रहे हैं। कह रहे हैं ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? इनमें से सभी WBC, लसिका, RBC। ऑप्शन देखो, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, इधर से इधर हो गया। 97 का आंसर बताइए कौन करता है? RBC करता है। कौन करता है? RBC। ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है? RBC। 97 अगर कर लिए तो 98 को देखिए। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। 99 को देखिए, ये क्वेश्चन हमको इतना गजब लगा। 2011 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, अभी 26 में भी पूछेगा। हाँ, 2026 में भी पूछेगा। क्या कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय के कितना कोष्ठक, समझ रहे हैं आप? कितना को रख सकते हैं? 4 को। 4 कोष्ठक होता है, चारों में एक को डाल लीजिए, ठीक ना। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4, यानी 4 को आप रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, आप समझिए, हम बता दिए आपको कि हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 4, यानी कि मिनिमम 4 से 4 आपका लिमिट है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बताइए कि थ्रोम्बिन के कारण, या फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, सीरम के कारण, किसके कारण हमारा रक्त लाल दिखाई देता है? 100 का आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। 100 के बाद 101 देखिए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य और पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। 2023 में पूछा गया है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य और पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। 101 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कैसा है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, सी हो जाएगा हमारा 101 का। 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 101 के बाद 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? 2018 में पूछा, 23 में पूछा है कि कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है किसका? बैरोमीटर का? नहीं। मैनोमीटर का? नहीं। इनमें से कोई नहीं। किया जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर का। किसका? स्फैग्मोमैनोमीटर का। किसका? स्फैग्मोमैनोमीटर का। 102। 103 को देखिए। कह रहा है लसिका का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, हल्की नीला, हल्की पीला। 103 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। हल्की पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्की पीला होता है। 103 अगर हो गया हो तो 104 में क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। कह रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, विसरण कहलाता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। 104 हो गया हो तो 105 को देखिए। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी 26 में भी पूछा जाएगा कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। किस में पाया जाता है बताइए? तितली में पाया जाता है खुला परिवहन तंत्र। ठीक है, हंसी वाली बात है ये थोड़ा सा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, या कार्बोहाइड्रेट है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 140 mmHg, 120 mmHg। एक क्वेश्चन लगता है हम पीछे करवा चुके हैं। कितना होता है? करवाए थे ना 120 mmHg।
बिल्कुल। 107 के बाद 108 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम गड़बड़ा रहा है, ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम से, आराम से, आराम से, बहुत ज्यादा जी, दिन भर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करना होता है? नाइट्रोजन के द्वारा, कार्बन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, इनमें से सभी। कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क 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 समझ रहे ना, किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक किया जाता है? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। 108 के बाद 109 देखिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो वृक्क है यानी कि किडनी, वृक्क यानी किडनी एक तंत्र है जो किस चीज का भाग है? उससे हम लोग श्वसन करते हैं, उससे हम लोग पोषण करते हैं, परिवहन करते हैं? नहीं, हम लोग उससे उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। वृक्क यानी किडनी से क्या करते हैं? उत्सर्जन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, 2014 में पूछा था। डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई नहीं। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? नेफ्रॉन है हमारे पास। 110 के बाद 111 देखिए। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी। बताइए, अग्नाशय है, आंख है, आंख से उत्सर्जन क्या होता है? नहीं, वृक्क हो जाएगा हमारा आंसर। 111 का ये हो जाएगा, 111 का ये हो जाएगा। अगर 111 तक आप पहुंच गए हैं तो देखिए 112 नंबर क्वेश्चन और कमेंट में फेंक के मारिए। 112 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? 24 में और 20 में पूछा गया कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें से सभी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? 112 का आंसर क्या होगा? तो यानी कि जो हमारा सजीव जीवधारियों द्वारा अमोनिया का भी होता है, यूरिया अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है, इनमें से सभी सब हो जाएगा। नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, अमोनिया भी होता है उत्सर्जन, यूरिया भी होता है, अम्ल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन को देखिए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क जो है वो किससे संबंधित है? किससे? उत्सर्जन से। ये क्वेश्चन पीछे ना बताए हैं, वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन अगर आप कर पाए हो तो 14 को देखिए। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क यानी वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को, नेफ्रॉन को, या फिर ग्लोमेरुलस को, या फिर नीलय को? किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको? नेफ्रॉन को। 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, या निष्कासन द्वारा? 115 का आंसर क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो वो करता है विसरण द्वारा। पहुंच गए 116 नंबर क्वेश्चन की ओर। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में फेंक के जरूर मारिए, ठीक है। एक 116 नंबर क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, सेम के बीच के आकार का, या आयताकार? कैसा होता है? तो मानव के गुर्दे का आकार जो है वो सेम के बीच के आकार का होता है। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 116 का सी। 117 को देखिए। 117 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि? हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, उरेशन, या फिर थायराइड ग्रंथि? कौन जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? बताइए। पिट्यूटरी, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर यकृत, या फिर वृषण, या फिर थायराइड ग्रंथि? कौन जो है निम्नलिखित में कौन जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? 117 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कौन सा होगा? वृषण। कौन सा? वृषण होगा। 117 के बाद 118। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है? जो मानव हम लोग का जो मानव मूत्र होता है उसमें यूरिया कितना प्रतिशत होता है? यूरिया कितना प्रतिशत होता है? याद रखिएगा, 2%। कितना प्रतिशत होता है यूरिया? 2%। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 23 में पूछा है, 26 में पूछ देगा। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? गोंद है, टैनिन है, रेंजिन है, सब है। तो गोंद भी निकलता है, टैनिन भी निकलता है, रेंजिन भी निकलता है। हमारा 119 का डी हो जाएगा सभ्य। 119 का डी हो जाएगा सभ्य। 119 के बाद 120 को देखिए। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है वो कौन से वर्ण के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण, या फिर यूरोक्रोम के कारण, या फिर ल्यूकोप्लास्ट के कारण? किसके कारण पीला कलर होता है? बताइए। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? 120 का आंसर हो जाएगा बी। बी यानी कि यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? कहाँ चला गया? 20 20 20 आ जाओ।
ये देखिए किसके, यूरोक्रोम के कारण। किसके होता है, किसी कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। 120 के बाद 121 देखिए, कह रहा है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या कहलाता है। डायलिसिस मशीन द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। डायलाइसेट कहा जाता है, या फिर डायलाइजर कहा जाता है, या फिर सेलोफेन कहा जाता है, या फिर हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 121 का आंसर बताइए क्या होगा, याद रखना है, सेलोफेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलोफेन। 122 गुर्दों में उत्पादित मूत्र अस्थिया रूप में संग्रहित होती है, किधर, मूत्र मार्ग में, या फिर मूत्र वाहिनी में, या विकानों में, या मूत्राशय में होती है। जो गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थियां है अस्थायी रूप से, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पहले सुनिए, आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से सुग्राहित होता है कहाँ, मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, वृक्काणु में, मूत्राशय में, कहाँ होता है। 122 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 122 का आंसर हो जाएगा डी। कहाँ होगा, वही ना होगा, मूत्राशय में ना होगा जी। 122 के 122 23 नंबर क्वेश्चन, लैटेक्स पाया जाता है चिड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। लैटेक्स किस में पाया जाता है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। लैटेक्स कहाँ पाया जाता है, याद रखना है, कनेर में। कहाँ पाया जाता है, कनेर में। 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन, वृक्क सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में। अभी बताए थे वृक्क जो है, किडनी जो है, किसमें सहायता प्रदान करता है जी, आए, उत्सर्जन में। अभी बताए थे ना पीछे, किडनी उत्सर्जन में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, कौन है, ब्रिक है। बताइए कोई दिक्कत होगा इसमें, आए, कौन, अच्छा कौन उत्सर्जन नहीं है, ये बात पूछ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जन अंग नहीं है। यहाँ से हमसे एक बात आप सीख सकते हैं, ये जो भी गलती की है इससे एक बात सीख सकते हैं। ऐसी होता है एग्जाम में, फटाक से देखा, अरे हमको तो पता है, ब्रेक मार के चलाया, लेकिन वहाँ पे पेशेंस रखना है और देखना है कि नहीं, वही तो कहीं नहीं ना लगा हुआ है। क्योंकि ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, ब्रिक भी है, फेफड़ा भी है, त्वचा भी है, अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। समझ में आया, फेफड़ा भी है उत्सर्जी अंग, वृक्क भी है उत्सर्जी अंग, और त्वचा भी है, अग्नाशय नहीं है। हमारा 125 का सी हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम खत्म हुआ। फिर से हम बता देते हैं, ये वीडियो दो तरह के स्टूडेंट के लिए हैं। पहले वे स्टूडेंट जो बहुत गर्दा तरीके से पढ़ चुके हैं, बस उनको ऑब्जेक्टिव का एक ठोस स्रोत चाहिए कि यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा। वे स्टूडेंट्स जो 10th अभी 2025 में गर्दा उड़ा के पढ़ चुके हैं, बस उनको एक चाहिए सोर्स कि यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके लिए वीडियो है कि यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा। वे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि फिक्स ऑब्जेक्टिव हम एक इकट्ठा करें कि इतना में से ही आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग ना खराब करें कि ऑब्जेक्टिव समुंदर है जी, कितना याद कीजिएगा, तो उसके लिए वीडियो है कि इतना में से ही आएगा। जैव प्रक्रम का 2 वीडियो है, यही 2 में से ऑब्जेक्टिव आएगा। और उस तरह के स्टूडेंट जो एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उस तरह के स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट से एक एक चीज़ जानना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो नहीं है, हम क्लियर बता देते हैं। क्योंकि इस साल हम ये वीडियो में बस यही दे रहे हैं, फिर अगला बार हम एक्सप्लेनेशन करके शुरू से ही करवाएंगे, 2026 के जनवरी से ही। लेकिन ये लास्ट में 2025 के लास्ट में दिसंबर में यही हो रहा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इमरजेंसी के लिए ये काम है कि जिसको ऑब्जेक्टिव का जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग जिसको अच्छा लगे, नहीं भी लगे, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये ठोस ऑब्जेक्टिव है, यहीं से रहेगा। 2 वीडियो से ही, अगर जैव प्रक्रम में, साइंस में, बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव रहेगा तो यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है, ठीक है।